हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे दोस्तों। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो अभी हमारा लेटेस्ट टॉपिक चला था वह चला था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हमने आपको समाप्त कर दिया था, अच्छे से बताया था। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्षेत्रीय इतिहास। क्षेत्रीय इतिहास में हम सबसे पहले आपको बंगाल बताया था, बंगाल के नवाबों को अच्छे से समझाया था। सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, अलवर्दी खान के बारे में बताने का अच्छे से प्रयास किया था। वो कैसे बताया था कि अंग्रेजों ने कैसे जो है बंगाल पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से। फिर उसके बाद हमने आपको थोड़ा सा बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया था या क्षेत्रीय राज्य उठाया था, उस क्षेत्रीय राज्य का जो इतिहास हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे वह राज्य था मैसूर। तो मैसूर को हमने ऑलमोस्ट जो है 3 वीडियो में अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया और समाप्त भी कर दिए थे। यानी मैसूर में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसे आपको अच्छे से समझाया था। उसी मैसूर का एक और लास्ट वीडियो यह है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और आपको अब पता चल जाएगा कि कैसे जो है अंग्रेज इस बंगाल पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने के बाद यह पूरा का पूरा मैसूर अपने कब्जे में कर लेते हैं। अर्थात अंग्रेजों की जो मंशा थी कि हम कहीं ना कहीं मैसूर पर आधिपत्य करने के बाद पूरे के पूरे दक्षिण भारत की राजनीति पर अपना प्रभाव स्थापित करें, वह किस तरीके से सफल भी होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के आगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके पहले वीडियो में हम वहां से आपको इंटरलिंक करने का प्रयास कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान और जो है अंग्रेजों के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू को अपना आधा राज्य और अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों को देना पड़ा था, उस 2 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में, कि जब तक टीपू अदा नहीं करेंगे तब तक यह जो है इस पैसे को यहाँ पर अपने पुत्रों को यहाँ पर बंदी के रूप में रखे रहेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों अब जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है आया है भारत का गवर्नर जनरल बनके। भारत का नहीं, यानी कि आप ये कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर यह दबाव है कि जितने जल्दी हो सके भारत के जो भी राज्यों के मध्य संघर्ष चल रहा है उन्हें किसी तरीके से सहायक संधि के माध्यम से अपने साम्राज्य में मिला लें। क्यों मिला लें दोस्तों? क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई और क्रांति की भावनाएं जो है उस समय पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे यूरोप में तो फैल ही रही थी। कहीं यह भी अंग्रेजों को डर था कि कहीं क्रांति की भावनाएं जो है भारत में ना फैल जाए, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में अमेरिका जो है स्वतंत्र हो चुका था और ऐसे अंग्रेजों को डर था। इसी डर की वजह से लॉर्ड वेलेस्ली को दबाव डाला गया था कि जो भी भारत के क्षेत्रीय राज्य हैं उन्हें सहायक संधि के माध्यम से उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। इसी क्रम में दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो आते ही वह जो है टीपू सुल्तान के मध्य सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है। टीपू सुल्तान जो है सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक वीर शासक था। वह उसका एक स्टेटमेंट है, 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है 1 ही दिन जियो शेर की तरह जियो। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है वह सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर देता है। परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली जो है टीपू सुल्तान के ऊपर, यानी टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर के ऊपर दो जगहों से यानी 2 मार्गों से हमला करता है, एक पश्चिमी मार्ग से और एक पूर्वी मार्ग से। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश किया। टीपू के मना करने पर उसके ऊपर हमला कर दिया गया। इसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। यानी अगर आप अच्छे से इतिहास को पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, हमने आपको फैक्ट वाइज लिखा है, केवल आप हमारा लेक्चर सुन लीजिए और घटना को एक दूसरे से इंटरलिंक कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं लिखने के नोट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो हल्का सा लिख भी सकते हैं ऐसे ही देख करके। तो हमने बताया आपको टीपू के मना करने पर उसके ऊपर हमला कर दिया गया। इससे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। टीपू के ऊपर 2 मार्ग से हमला हो रहा है, एक पश्चिम मार्ग से एक पूर्व मार्ग से। तो टीपू के विरुद्ध पूर्व की ओर से जनरल हैरिस और कर्नल वेलेस्ली के नेतृत्व में सेना ने मनवाली के युद्ध में टीपू की सैन्य टुकड़ी पराजित किया। यानी जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर चल रहा है दोस्तों, उसका टाइम पीरियड 1799 में है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के ऊपर 2 मार्ग से हमला किया जाता है, यानी पश्चिम मार्ग से और पूर्व मार्ग से। पश्चिम मार्ग और पूर्व मार्ग मतलब समझ जाइए कि ये पूर्व वाला मार्ग था और यहाँ से पश्चिम वाला मार्ग था। तो इस वाले मार्ग से यानी पूर्व वाले मार्ग से दोस्तों हमला कर रहे थे हैरिस और कर्नल वेलेस्ली के नेतृत्व में सेना ने मनवाली के युद्ध में
युद्ध होता है और टीपू सुल्तान जो है पराजित होता है, और इसी क्रम में यानी उसकी सैन्य टुकड़ी बुरी तरह से पराजित होती है। और दूसरी तरफ दोस्तों पश्चिम की ओर से जनरल स्टुअर्ट ने मदासिर के युद्ध में टीपू सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया। यानी अब देखिए पश्चिम और पूर्व मार्ग से टीपू सुल्तान उसकी सैन्य टुकड़ी बर्बाद हो चुकी है, यानी एकदम टीपू सुल्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया है। दो युद्ध हार चुका है शुरुआत में ही। उसी क्रम में दोस्तों अंग्रेज अंततः अब हुआ क्या दोस्तों, जब दोनों तरफ तरीके से हार गया तो टीपू सुल्तान जो है अपने साम्राज्य का यानी मैसूर साम्राज्य का जो दुर्ग था, किला था श्रीरंगपट्टनम, उसी किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त होते हैं, या कहें अंग्रेज उन्हें श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त होते हैं, या कहें उनकी अंग्रेज हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा अंततः श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करते हुए टीपू वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने मैसूर पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क राजकुमार कृष्णराज को गद्दी पर बैठाकर उसे अपने संरक्षण में ले लिया। अब अंग्रेज करते क्या है कि अपने साम्राज्य में ऐसे नहीं मिलाते हैं किसी राज्य को, मिलाते हैं तो जो उसके पूर्व वंश के लोग होते हैं उनके किसी अल्पवयस्क व्यक्ति को बैठा करके उस राज्य को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। और कहने का तात्पर्य यही होता है कि हमने आपको राज्य को जीता है, ताकि जनता में यह मैसेज जाए हमने आपको राज्य को, जो व्यक्ति आपके राज्य के राजा को हटाए थे 10 के, हमने उन्हें हटा करके आपके पूर्व राजा को बैठाया। यानी हमने आप जनता में यह मैसेज जाता था कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा उपकार किया है दोस्तों। ऐसी भावनाएं देखने का प्रयास करते हैं। अब जो है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली का कथन था, लॉर्ड वेलेस्ली का स्टेटमेंट था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का कथन था कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। थोड़ा सा दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में जान जाइए। ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर हमने आपको अच्छे से समझा दिया। चतुर्थ अब अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व जान जाइए दोस्तों कि टीपू सुल्तान कैसा था। तो दोस्तों टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो जानते हैं आप टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, इनकी माता का नाम जो है था फातिमा देवी था या फातिमा बीवी था। हैदर अली जब वाडियार वंश को अपने नियंत्रण में लिया था तो वह कोई उपाधि धारण नहीं किया था, लेकिन टीपू सुल्तान बादशाह और सुल्तान की उपाधि धारण करता। हमने यहाँ पर लिखा है हैदर अली ने कोई उपाधि धारण नहीं किया था, सुल्तान एवं बादशाह की उपाधि 1787 में धारण की थी, परंतु टीपू ने 1787 में बादशाह और सुल्तान की उपाधि धारण किया था। थॉमस मुनरो का कथन था कि टीपू के बारे में, थॉमस मुनरो का एक स्टेटमेंट था, कथन था टीपू के बारे में, टीपू नई नीति से चलने वाला अशांत आत्मा है। टीपू नई नीति से चलने वाला अशांत आत्मा, कहने का मतलब है कि टीपू को यदि कोई नीति अच्छी लग जाती थी तो वह उस पर अमल करता था और उस पर अपने मार्ग को प्रशस्त करता था, यानी उस मार्ग पर भी वह चलने का प्रयास करता था। खासकर जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वो धीरे धीरे क्रांति के मार्ग पर चलने लगा था, अपने आप को बादशाह या सुल्तान के पद से हटा करके अपने आप को राजा, अपने आप को नागरिक कहने का प्रयास करता है। जैसे कि आगे आप देखेंगे टीपू ने आधुनिक कैलेंडर जारी किया था, वर्ष एवं महीने का नाम जो है हिंदी की जगह अरबी करने का प्रयास किया था, यानी वर्ष एवं महीने का नाम हिंदी की जगह अरबी करने का फरमान जारी किया। टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने की अनुमति दी, खुद को उस क्लब का सदस्य बनाया और धीरे धीरे राजा से नागरिक की तरफ वह भी कन्वर्ट होने लगा था टीपू। और यही बात अंग्रेजों को बहुत चिढ़ लग रही थी कि कहीं टीपू जो है क्रांति न करवा बैठे, ऐसी कुछ उनके अंदर भी ऐसा चल रहा था। टीपू ने अफगानिस्तान, मॉरिशस, फ्रांस, ईरान, कुस्तुनतुनिया, अरब आदि जगहों पर दूध भेजा था, यानी टीपू विदेशों से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा था कि हमारी मदद करिए अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि मदद हो नहीं पाती है दोस्तों। टीपू ने मित्रता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए थे, फ्रांसीसियों से मित्रता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए थे। यानी देखिए अब धीरे धीरे टीपू जो है क्रांति की तरफ बढ़ रहा था, यानी अपने आप को नागरिक कहने का प्रयास कर रहा था। टीपू के पिता हैदर अली ने चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, वही मैसूर में। हैदर अली के सिक्कों पर शिव पार्वती भगवान विष्णु का चित्र अंकित। अगर कभी आपको ये पूछ ले कि किसके सिक्कों पर शिव पार्वती और भगवान विष्णु का चित्र अंकन है, अगर हैदर अली देगा, क्योंकि हैदर अली एक मुस्लिम शासक है, तो आप गलत टिक कर सकते हैं। ये जानते रहिए शिव पार्वती भगवान विष्णु का चित्र अंकित होता था हैदर अली के सिक्कों पर।
टीपू ने श्रृंगेरी में मां शारदा देवी का मंदिर का पुनरुद्धार एवं निर्माण करवाया था। टीपू के श्रीरंगपट्टनम महल के पास स्थित नरसिंह भगवान या श्री गंगाधरेश्वर के मंदिर में पूजा में कभी बाधा उत्पन्न नहीं की। टीपू के महल के पास ही भगवान गंगाधरेश्वर या कहें नरसिंह भगवान का मंदिर था, वहां पर पूजा पद्धति भी निरंतर होती थी। टीपू वहां पर कभी भी एक मुस्लिम शासक होते हुए भी वहां के पूजा पद्धतियों में कोई भी हस्तक्षेप या बाधा उन्हें उत्पन्न नहीं किया था। ऐसा व्यक्तित्व का था टीपू सुल्तान। टीपू ने अपने साम्राज्य में कृष्णा और पूनिया को उच्च मंत्री पद भी दिया था, जबकि कृष्णा और पूनिया एक हिंदू थे, लेकिन हिंदू होते हुए भी उन्हें जो है अपने मंत्रिमंडल में एक उच्च पद भी दिया था। किन्हें? कृष्णा और पूनिया को। आप जानते रहिए दोस्तों। तो आई होप आप ये समझ सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में नए तो पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, मैसूर के बाद, ये बंगाल के बाद अब पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का इस मैसूर पर हो गया। यानी देखिए, 2 राज्य अंग्रेजों के चंगुल में कैसे चले गए पूरी तरह से। अंग्रेज वही है जो केवल और केवल धन कमाना है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से धन का निर्गमन हो रहा है। कहाँ? इंग्लैंड में। तो आई होप दोस्तों आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। यदि आप इस इतिहास को अच्छे से सीक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, हम आपको विश्लेषणात्मक तरीके से भी पढ़ा रहे हैं, फैक्ट भी दे रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम जैसे पुलिस, लेखपाल, वीडियो या एसएससी सीजीएल यूजीएल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप फैक्ट्स से भी अगर खाली पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का परीक्षा देना चाहते हैं तो थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से लेक्चर भी सुन लीजिएगा, आपको तब पर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास कैसी लग रही है लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि इससे हमारा भी हौसला बनता है। और आप जो कमेंट करते हैं तो हम उस कमेंट को भी जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।